हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हम आगे क्वेश्चन आंसर इसके और डिस्कस करने हैं। अट नहीं रही है, कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अट नहीं रही है कविता हमने पढ़ी थी, ये सारी कविता प्रकृति के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये प्रकृति के ऊपर। तो अट नहीं रही है, अट नहीं रही है इसमें कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है कि फागुन के महीने में जो है, फागुन के महीने में जो प्रकृति है अपने पूरे यौवन पर होती है, बहुत ही ज्यादा शिखर पर होती है। उस समय जो प्रकृति है उसमें नए नए जो पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलते हैं और पेड़ों के पत्ते धुल करके बिल्कुल साफ हो जाते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है। और फूल जो है, हर फूल तरफ फूल खिले होते हैं और चारों तरफ जो है खुशबू का माहौल होता है। और इसी मौसम में हम क्या करते हैं, इसी मौसम में जो है होली का त्योहार आता है। फागुन में, फाग के महीने में होता है ना, उसमें फागुन का महीना होता है। मार्च में, फरवरी मार्च का महीना होता है जो होली का महीना, ठीक है, मार्च के महीने में। तब उस समय जो होली होली के त्योहार के समय जो चारों तरफ कैसा होता है, मौसम सुहावना होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, हवाएं ठंडी होती हैं और धूप भी निकलती है। तो उस मौसम में क्या होता है, फागुन के महीने में जो प्रकृति है अपने पूरे यौवन पर होती है। तो इसी चीज का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। जो हवा है बिल्कुल साफ होती है, बादलों के कारण जो है मिट्टी धूल नीचे जो जमी होती है सब साफ हो जाती है, पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलते हैं और चारों तरफ मौसम सुहावना होता है। मौसम ऐसा होता है कि उसमें ना गर्मी ना सर्दी, तो अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं उस मौसम में, ठीक है। और फागुन के महीने में जो रंग हैं उनकी खुशबू और ज्यादा अच्छी लगती है हमें। तो ये कवि ने सारी जो कविता है ये इसके ऊपर ही बनाई थी, प्रकृति के ऊपर है, अट नहीं रही है, ठीक है। तो यही कविता जो है, इसी कविता में उसने बताया था कि जो फागुन का महीना है उसके महीने में जो खाने की वस्तुएं हैं वो भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, क्योंकि उस मौसम में ना तो तबीयत खराब होती है, ठीक है, और जो मन मन कैसा करता है कि प्रकृति के साथ, हवाओं के साथ उड़ने का मन करता है, ऐसा उस समय मौसम हो जाता है। फिर दूसरा है धनुष भंग करने वाली सभा में, ये वाला प्रश्न है कि धनुष भंग करने वाली सभा में एकत्रित इकट्ठे हुए लोग हाय हाय क्यों पुकार रहे थे, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आपने बताना है। जब परशुराम जी आए, परशुराम जी जो है उनको पता चला कि किसी ने मेरा धनुष तोड़ दिया है, उनको पता चला, तो सभी लोग क्या हो गए, सभी लोग इकट्ठे थे सभा में। उस समय स्वयंवर हो रहा था, तो उनको आकाशवाणी होती है कि आपका धनुष जो है टूट गया है। तो उस समय जब धनुष टूट गया था तो उनको पता चल गया और वो क्रोधित हो गए। तो जो जनक थे, महाराज सीता जो है, जिन सीता के पिता, तो उनकी सभा में सभी लोग सीता के स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे। तो वहां पर वो आ गए परशुराम जी, उन्होंने वहां पर आकर के क्रोधित होकर के कहा कि किसने इस धनुष को तोड़ दिया है। और उन्होंने वो अपना बखान करने लगे, अपनी वीरता का बखान करने लगे कि मैंने सारी धरती को जो है क्षत्रियों से रहित कर दिया है, सभी क्षत्रिय राजाओं को मैंने मार दिया है, तो इसलिए किसकी हिम्मत हुई इस धनुष को तोड़ने की, और जिसने भी इस धनुष को हाथ लगाया मैं उसको जो है मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। और फिर वो कहने लगी कि मैं जो है इस सभा में जितने भी राजा बैठे हैं उन सभी को मार दूंगा। जब उन्होंने ऐसी बातें करी तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया और साथ में जो है जितने भी सभा में लोग बैठे थे वो सभी डर गए।
और अपनी जान बचाने के लिए हाय हाय पुकारने लगे, क्योंकि उन्होंने भी उस धनुष को हाथ लगाया था। तो इसलिए सब लोग जो है परशुराम जी के क्रोध से बचने के लिए और अपनी मृत्यु से बचने के लिए हाय हाय पुकारने लगे। इसलिए सभा में क्या हो गया, मतलब कि डर बैठ गया था सभी राजाओं को उनका क्रोध देख करके। फिर आगे है कि माता का अंचल। पाठ के आधार पर बताइए कि तत्कालीन व वर्तमान समय में बच्चों की खेल सामग्रियों में क्या परिवर्तन आए हैं। ये हमने पढ़ा था प्रश्न कि माता का अंचल पाठ के आधार पर बताना है कि उस समय, वर्तमान और तत्कालीन, और आज और उस समय में। तत्कालीन मतलब बीते हुए समय में, पीछे वाले जो समय चला गया उसमें, और आज के समय में बच्चों की खेल सामग्रियों में क्या परिवर्तन आए हैं। अब तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, ठीक है ना। पहले तो खेलने के लिए इतने साधन भी नहीं होते थे, पर आजकल क्या है, आजकल तो बहुत सारे जो हैं खेल के सामान आ गया है बच्चों के, घर के अंदर खेलने वाले और बाहर खेलने वाले काफी सामान जो है बच्चों को मिलते हैं, सहूलतें मिल गई हैं। पहले ये सारी सहूलतें नहीं होते थे। बच्चे क्या करते थे, या तो घर के जो टूटे फूटे सामान से अपने खेल खिलौने बना लेते थे। जैसे कि भोला राम ने कनस्तर को, कनस्तर क्या नाम है का डिब्बा बनाया था, ठीक है, और उसकी पालकी बनाई थी। फिर वो एक घर से बारात इकट्ठी होती और दूसरे घर में जाकर के वो शादी करते थे। और उसने उनके पास खेलने के लिए क्या होता था, गिल्ली डंडा होता था, और चूहे की जो थी वो पालकी बना करके बारात लेकर के गए थे। तो जो आजकल के बच्चे हैं उनके पास तो बहुत सारे घर के अंदर खेलने वाले जो गेम है, खेल हैं, वो अलग हैं, और जो बाहर खेलने वाले अ, खेल हैं वो अलग हैं। घर के अंदर खेलने वाले तो बहुत सारे हैं, जैसे आजकल बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, टेनिस खेला जाता है अंदर, और बाहर खेलने वाले तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कितना कुछ है। लेकिन उस समय के बच्चों के पास ये सामान नहीं होता था। वो तो घर के सामान से ही अपना जो है खेलने का सामान बनाते थे, और उन्हीं से वो खुश हो जाते थे। और जैसे भोलानाथ है, भोलानाथ ने क्या किया था, या तो वो अपने साथियों के साथ कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, या फिर वो बारात निकालते थे चूहे की पालकी बना करके, और वो गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते थे साथ में, ठीक है। अगला है सरकारी तंत्र में जांच पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता। ये है जांच पंचम की नाक, उसका जो है जाज पंचम की नाक, जाज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है। जब हमने पाठ पढ़ा सरकार जाज पंचम की नाक, उसमें क्या था कि जो महारानी थी उसने महारानी थी, उसने इंग्लैंड की महारानी, उसने भारत के दौरे पर आना था, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर आना था। तो उस समय बहुत सारी तैयारियां की गई रानी के आने पर। लेकिन जब तैयारियां की गई तो उस समय क्या हुआ कि एक जाट पंचम जो था सरकारी, नहीं सॉरी, अंग्रेजी अफसर था जो, उसकी एक प्रतिमा लगी हुई थी, मतलब उसकी एक मूर्ति लगी हुई थी, उसकी नाक टूट गई थी। अब सरकारी तंत्र में क्या होता है कि जब कोई विदेशी आता है, या उस समय तो महारानी ने आना था और भारत के दौरे पर आना था, तो उनको लगा कि अब रानी जो है अंग्रेज है और उनके अंग्रेज अफसर की नाक जो है टूट चुकी है, उसको लगाना है। तो सारे लोग क्या हो गए थे, घबरा गए थे। तो उन्होंने उस नाक के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। उन्होंने क्या किया कि एक मूर्तिकार को बुलाया और उसको कहा कि इसको, इस नाक को लगाया जाए। जल्दबाजी में उसको 30 दिन का समय दिया गया, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर नाक लगाने को कहा गया। जब वो नाक लगाने लगा तो उसको
उसको बहुत परेशानियां आई। उसी में ये सारे सरकारी तंत्र के, सरकार के जितने भी वो नुमाइंदे थे जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी, उनके अंदर चिंता थी और वो परेशान हो रखे थे कि रानी के आने से पहले जो है नाक लग जाए। तो अब ये उनकी मानसिकता कैसी थी उस समय? उनकी मानसिकता क्या थी? अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने हुए थे वो। महारानी के आने पर वो पागल हो रखे थे कि किसी तरह से जो है उनकी ये मुसीबत है वो निकल जाए। अब उनकी मानसिकता गुलामी की मानसिकता थी, महारानी के आने पर परेशान होना उनकी गुलामी की मानसिकता को दिखाता है। और दूसरा ये भी दिखाता है कि वो गलत तरीके से काम करते हैं, मतलब कि सरकारी इमारतों को चमका दिया, सड़कें साफ कर दी और पेड़ पौधे लगा दिए, सरकारी इमारतों पर लाइटें लगा दी। तो ये उनकी बदहवासी थी। बदहवासी मतलब परेशान हो जाना, ढंग से कोई भी काम है जो उसको ईमानदारी से और तरीके से ना करना। इस चीज को लेकर के उनकी चिंता और बदहवासी दिखाई देती थी। पहली बात तो मैंने बताई, गुलामी की मानसिकता, महारानी के आने पर जो है नाक लगाना, जैसी मर्जी नाक हो, किसी तरह से वो मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए थी। इज्जत बचाने वाली बात थी। नाक बचाना क्या होता है? इज्जत बचाना, किसी तरह से वो अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, ठीक है। और दूसरी उनकी गुलाम मानसिकता को भी दिखाता है कि किस तरह से सरकारी तंत्र में काम होता है, जैसे आनन फानन में, जल्दबाजी में जैसे तैसे करके फटाफट नाक लगाई जाए कि हमारे ऊपर कोई दोष ना लगे। दूसरा उनकी मानसिकता ये दिखाती है कि कोई काम तरीके से नहीं हो रहा था, बस रानी को दिखाने के लिए उन्होंने सड़कें हैं जो साफ कर दी, और सड़कें साफ कर दी, उन्होंने सड़कें साफ कर दी और साथ में उन्होंने पेड़ पौधे लगा दिए, सरकारी इमारतों को रंग रोगन करवा दिया। तो ये उनकी जो है चिंता और बदहवासी को दिखाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का न होना वरदान है, ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ में तब लेखिका घूमती हुई कहाँ चली गई? कटाव। कटाव क्या है? कटाव एक हिमालय में जो गैंगटॉक, गंगटोक, गंगटोक के बाद वो आगे युमथांग गई थी। युमथांग के बाद वो कहाँ पहुंची? कटाव, जहां पर उसे बर्फ देखने को मिली थी, ठीक है। और जब बर्फ देखने को मिली और हिमालय की जो उसको प्रकृति है बहुत उसको प्रभावित किया, हिमालय की प्रकृति ने उसको बहुत प्रभावित किया, पहाड़, झरने, नदियां, तो वो अपने आप को क्या महसूस कर रही थी? बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और जो कटाव है, जब वो ऐसी जगह पर पहुंची थी कटाव पर, कटाव में अभी तक क्या हुआ है? वो एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना, लोगों के घूमने की जगह नहीं बनी है, ठीक है। और वहां पर अभी तक कोई दुकान नहीं है, कोई खाने का सामान नहीं है मिलता वहां पर। नहीं तो अगर कोई दुकान होती और खाने पीने की वहां व्यवस्था होती, रहने की कोई व्यवस्था बन जाती, तो वहां पर गंदगी फैल जाती, चारों तरफ क्या हो जाता? लोग, चारों तरफ क्या होता? जो लोग हैं वो गंदगी फैलाते, खाते पीते, इधर उधर फेंकते। जैसे बाकी सारे टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने जाओ तो वहां उन जगहों पर होता है, और पेड़ पौधों, झरनों, पहाड़ों को नुकसान पहुंचता। तो कटाव ऐसी, कटाव पर किसी दुकान का ना होना ये उसके लिए वरदान है, क्योंकि वहां पर अभी तक का प्रदूषण नहीं फैला, और वहां पर अभी तक लोग पहुंचते नहीं है, और वहां पर अभी तक कोई सहूलतें मिलनी शुरू नहीं हुई हैं। इसलिए कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? हाँ, आर्यन, क्या भूमिका हो सकती है? आप बता सकते हो आर्यन? वहां पे गंदगी ना फैलाएं। बिल्कुल सही है। और बच्चे और क्या कर सकते हैं हम प्रकृति को बचाने के लिए? पेड़ उगाएं। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। हम्म।
और बच्चे और क्या कर सकते हैं हम? जो पेड़ जो नदियां हैं उनमें हम जो है उनमें जो है गंदगी ना फेंके कोई, जैसे कारखानों का और बाकी जगह का जो वेस्ट मटेरियल होता है, बचा हुआ पदार्थ होता है, वो क्या करते हैं नदियों में डाल देते हैं। तो इंडस्ट्रीज का, कारखानों का, और जो धुआं होता है और जो उनका बचा हुआ पदार्थ होता है वो सब नदियों में फेंक देते हैं। इससे नदियां दूषित हो जाती हैं। और या उनका जो कचरा होता है उनको कहीं पहाड़ों में या मतलब कि आसपास की जगह में जाकर के फेंक देते हैं, जो प्राकृतिक स्थानों के नजदीक होती है। तो उससे भी प्रकृति हमारी प्रभावित होती है। और और वहां जैसे लोगों का ज्यादा आना जाना हो गया वहां पर, ऐसे पहाड़ी स्थानों में, उससे भी क्या होता है, प्रकृति जो है प्रभावित होती है। वहां पर लोग रहते हैं, रहने की जगह ज्यादा हो जाती है, पेड़ों को काट करके मनुष्य अपने लिए जो है जगह बनाता जा रहा है। इससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ठीक है। तो इसमें हमारी ये भूमिका हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, नदी नालों को स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं, कारखानों का धुआं, कारखानों का जो अपशिष्ट बचा हुआ पदार्थ होता है उसको नदियों में ना डालें। ठीक है। लोगों को भी जागरूक करें और इसके लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए पेड़ लगाने के प्रति। अभी इसमें जो अनुच्छेद आए हैं, अब आपको लेखन में क्या हो गया, अनुच्छेद। आपके सिलेबस में अब पहले की तरह से ऐसे नहीं है, आपने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ 100 शब्दों का आप लिख दोगे तो भी बहुत है। ठीक है। 180 और 100 शब्दों का जो है पैराग्राफ आप लिख दोगे तो वो एक अनुच्छेद लिखना है। अब आपने ऐसे नहीं लिखना 200 से 250 शब्दों का। परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, अब उन्होंने उसके उपभेद भी बताए हैं। जैसे परीक्षा के नाम से भय लगता है कई बच्चों को, पर्याप्त तैयारी करनी जरूरी है। फिर प्रश्न पत्र देख करके भय दूर होना। परीक्षा से पहले जो है एक बच्चे की मनोदशा क्या होती है, जब तक पेपर हाथ में नहीं आ जाता वो उसका मन घबराता रहता है। कोई भी बच्चा हो, चाहे हमने भी पेपर दिए हैं, तो जब तक प्रश्न पत्र हमारे हाथ में नहीं आता, परीक्षा नाम ही ऐसा है कि हमें डर लगता है। तो जब मेरी परीक्षा थी, आप क्या लिखोगे कि जब मेरी परीक्षा होनी थी तो मुझे जब डेट शीट या पेपरों की तारीख का मुझे पता चला तो उसी दिन से मेरा मन घबराने लग गया। और परीक्षा के नाम से ही मुझे डर लगता है। जब जब परीक्षा के दिन आते हैं, मेरा जो मन है घबराने लग जाता है और मेरा मन किसी चीज में नहीं लगता। हर समय जब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उस समय भी क्या होता है, मेरे मन में एक चिंता बनी रहती है। और फिर उसके बाद कहोगे, आप लिखोगे कि परीक्षा के नाम से मेरे माता पिता ने भी समझाया कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करो, आपको जितने प्रतिशत अंक मिलेंगे वो सही है, लेकिन आप ईमानदारी से अपनी परीक्षा की तैयारी करो। फिर जिस दिन मेरी फिर मैंने उनके कहना माना और मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी। 2 घंटे सुबह उठ करके और फिर क्लास लगाने के बाद, शाम को 1 घंटा खेलने के बाद, फिर 2 घंटे शाम को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। हर सब्जेक्ट को मैंने अपना अलग अलग टाइम टेबल बना लिया, हर समय सारणी के अनुसार मैंने तैयारी की। जो विषय मुझे मुश्किल लगते थे, जैसे गणित है, साइंस है, इनके लिए मैंने अलग समय रखा और बाकी के विषयों के लिए भी मैंने अलग समय रखा, लेकिन हर विषय की तैयारी मैंने अच्छे से की। लेकिन जिस दिन मेरा पेपर था, उस दिन जब मैं पेपर देने के लिए गया तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। गलती से मैं किसी दूसरे की सीट पर जाकर के, दूसरे के रोल नंबर पर जाकर के बैठ गया, लेकिन जब मुझे मेरे अध्यापक ने बताया तो मैं अपनी सीट पर आकर बैठा। अपने पेन, पेंसिल, सब कुछ मैं अपने साथ लेकर गया था। लेकिन जब तक पेपर मेरे हाथ में नहीं आया, मेरा मन बहुत घबरा रहा था। फिर अध्यापिका ने प्रश्न पत्र बांटने शुरू किए। जब अध्यापिका
ने मुझे प्रश्न पत्र पकड़ाया और मैंने उसको कांपते हाथों से पकड़ा, और कांपते कांपते जब मैंने अपना प्रश्न पत्र पढ़ा तो मेरा सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि परीक्षा जितने भी प्रश्न पत्र में प्रश्न आए थे वो सब मुझे बहुत अच्छी तरह से आते थे। और मैंने अपना पेपर करना शुरू किया, और पेपर करते करते जो है पूरा टाइम हो गया और मेरा सारा पेपर बहुत अच्छे से हुआ। और मुझे अब जो है परीक्षा के नाम से डर नहीं लगता। आगे भी मैं अपनी परीक्षा की तैयारी इसी तरह से करूँ। ठीक है आर्यन, समझ आई? हाँ जी आर्यन, समझ यस आ गई मैम। बेटे? हाँ, इस तरह से आपने करना है। फिर दूसरा टॉपिक है कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के बारे में तो हम अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ भुगता है हमने। और लॉकडाउन में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। इसके बारे में तो जो है हर बच्चा अपने विचार रख सकता है। कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ, ठीक है, संक्रमण शुरू हुआ चाइना से। जब 1 जनवरी में ये जो है केस इसके आने लगे, तब हम इतने जागरूक नहीं थे। ठीक है, तब हम इतने जागरूक नहीं थे। हर्ष, आप बार बार क्यों छोड़ देते हो मीटिंग? नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है? चलिए, कोरोना वायरस जब चाइना में शुरू हुआ, ठीक है, तो हमें चीन में शुरू हुआ। जब हमें इसके बारे में पता नहीं था, उस समय हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी, और ना हमने उस समय इसको बहुत ज्यादा ध्यान से लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि ध्यान दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बाकी देशों के मुकाबले इसका बहुत अच्छे से सामना किया और इसको जो है हराया। लेकिन फिर भी ये बीमारी अभी तक गई नहीं है, तो इससे हमें अभी भी बचना होगा, और बच करके अपने आप को आगे ले जाना है, और अपने काम भी हैं वो पूरी तैयारी से करने हैं, लेकिन कुछ हिदायतों के साथ। अब फिर है इसका संक्रमण है जो फैलते फैलते जो है एक जगह से शुरू हुआ, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, सब जगह कैसे पहुंच गया, जो है ये लोगों की जो लापरवाही थी, थोड़ी उनको लापरवाही थी, और थोड़ा उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं था, तो इस वजह से ये है ज्यादा फैल गया। और इस बीमारी ने कईयों के घरों को तो जो है कईयों के घरों में तो जो है उदासी ला दी। उनके घरों में तो कईयों के घरों में तो जो है क्या कह सकते हैं इसको, मतलब कि उनके घरों में तो अंधेरा हो गया। ठीक है, इस बीमारी के कारण कई लोगों का जो है अपने जिनके जो प्यारे थे, अपने घर के फैमिली मेंबर थे, उनको जो है खो दिया कईयों ने। ठीक है, और फिर जब हमारे शहर में ये बीमारी फैली, चंडीगढ़ में 1 केस आया, 2 केस आया, फिर उसकी चेन बनती गई, और चेन बनती बनती उसको तोड़ना मुश्किल हो गया। कई गाइडलाइंस भी आती रही इसके बारे में। ठीक है, गाइडलाइंस में हमें बताया गया कि हमने कैसे इससे बचाव करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, हाथों को बार बार धोने, दूरी बना करके रखनी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आकर के जो है हमें इसके बारे में सचेत करते रहे, और कई लोगों ने आगे बढ़ करके जो लोगों की सहायता की, उनको उनके घरों तक पहुंचाया, रोजी रोटी जिनकी खत्म हो गई थी उनकी सहायता की, उनको खाना खिलाया, और जितना हो सकता था मतलब कई लोगों ने जो है आगे बढ़कर काम किया। तो लॉकडाउन का कुछ अच्छा असर भी हुआ है। अच्छे असर में आप क्या क्या बता सकते हो कि आपके साथ क्या अच्छा असर हुआ? आप अपना हर एक बच्चा अपने विचार बता सकता है। जैसे कि आप क्या बता सकते हो? हर्ष, आप क्या बता सकते हो कोरोना वायरस का जो है सकारात्मक सही प्रभाव क्या हुआ, अच्छा प्रभाव क्या पड़ा? बताइए, कुछ बता सकते हो? हम्म, अच्छा प्रभाव क्या पड़ा, बताइए। एक तो प्रदूषण है खत्म हो गया, हवा साफ हो गई, पोल्यूशन जो है नहीं रहा,
गाड़ियों का धुआं नहीं रहा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और सांस लेने में जो दिक्कत आती थी वो हमारा वातावरण बिल्कुल साफ हो गया। पेड़ पौधों को, पक्षियों को और जानवरों को जो है आजादी मिल गई। इंसान बंद हो गया और और पशु पक्षी और क्या नाम है, जानवर हैं जो वो खुली हवा में सांस रहे थे, उड़ रहे थे। कई जानवर हैं जो जंगलों को छोड़ करके सड़कों पर आ गए थे, है ना। आपने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, कई वीडियोस देखी हैं आप लोगों ने। तो ये कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं, ठीक है। और पोल्यूशन का रेट वो कम हो गया था, जो रेट ऑफ वो है उसका, वो बहुत ज्यादा सही मात्रा में आ गया था। तो इस वजह से जो है कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। और क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? पशु पक्षी हैं जो वो, उनको खुली हवा में सांस लेने को मिल गया। और इसके अलावा क्या पड़ा आर्यन? मैम हाँ जी, संक्रमण की रफ्तार धीमी होगी। बिल्कुल, संक्रमण की रफ्तार भी धीमी होगी, ये भी ठीक है। जब हम ये तो मेन चीज तो यही थी, इसीलिए हमने लॉकडाउन भी इसीलिए हुआ था, ठीक है। और हमें अपनों के बीच बैठने का जो है मौका मिला। जो हम कभी, जो रफ्तार हमारी जिंदगी की रफ्तार थी बहुत तेज थी, ठीक है। फिर हमें इससे क्या हुआ कि हम जो है अपनी फैमिली में बैठ करके टाइम स्पेंड करने लगे, ठीक है ना। और अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता जो जाते थे उनको अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिल गया। तो ये सकारात्मक प्रभाव हुए इसके, ठीक है। हाँ जी। और दादा दादी के पास बैठने लगे बच्चे, ठीक है। मम्मी पापा से अपनी बातें शेयर करने लगे, जो कभी माता पिता को जो मिल नहीं पाते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे, दादा दादी जो थे अकेले रहते थे, बच्चे उनके साथ रहने लगे। तो ये भी सकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ा इस चीज का, ठीक है। हाँ जी। तो ये हो गया कोरोना वायरस, ठीक है। अब है जंक फूड। जंक फूड वाला जो अ, अनुच्छेद है, उसमें यह कि जंक फूड होता क्या है। युवा पीढ़ी और जंक फूड बहुत पसंद करती है। जंक फूड खाने के दुष्परिणाम क्या है? जंक फूड खाने का दुष्परिणाम है कि मैदा है जो, उसको पचाने के लिए कम से कम हमारे उसके जो है लीवर है, मैदा जिसको बोलते हैं, उसको बचाने के लिए उसको 3 गुना जो है मेहनत करनी पड़ती है। जब हम जंक फूड खाते हैं, मैदे से बनी चीजें खाते हैं, उससे क्या होता है, जो पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो कब्ज होती है और पेट अकड़ जाता है और बच्चे की ग्रोथ जो है होनी बंद हो जाती है। जंक फूड क्या है? जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं, ये नूडल्स हैं, पास्ता है, ये क्या क्या और होता है, पास्ता, जंक नूडल्स हैं, मोमोज हैं, ये जितने भी रोल्स हैं, ये सब चीजें किसकी बनी होती है? मैदे की। इनको पचाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। जो युवा पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको जंक फूड खाना ही पसंद है। घर का खाना कोई खाना नहीं चाहता। हर बच्चे को क्या आदत पड़ी हुई है? बाहर का खाना खाने की। और बाहर के खाने में तो यही चीजें मिलती हैं, और ना वो साफ सुथरा होता है, गंदे हाथ होते हैं उसमें, ना कोई उसमें इस चीज का ध्यान रखता है, प्रोटीन है ये उसमें, ये नहीं है ना, उसमें जो है मसाले कौन से लगाए हैं, डाले हैं, और हाथ कैसे हैं, मसाले नकली हैं या असली हैं, ये सारी चीजें हैं जो नहीं पता चलती, मतलब गंदी होती है। तो खाने का दुष्परिणाम है, पेट की बीमारियां होती है, ठीक है। अब तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद लेखन। अब हम करेंगे, इसके बाद हमारे पास बचा है अब, एक है पत्र करने हैं कल, ठीक है। और दूसरा, ये पत्र आप पढ़ के आना, ये पत्र आप पढ़ के आना। एक तो दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने के लिए अनुरोध। और दूसरा, छात्रावास में रहते हुए अपने भाई को नियमित रूप से प्राणायाम और योग करने के लिए पत्र लिखना है, ठीक
ठीक है, ये दोनों पत्र आपने पढ़ने हैं, कल हम इनको डिस्कस करेंगे। और विज्ञापन है एक पर्यावरण पर, जल संरक्षण का। ये जल संरक्षण का विज्ञापन मैंने आपको कराया भी था। और मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन बनाना है, तो कोशिश करना ये विज्ञापन अगर आप बना सकते हो तो। बाकी कल हम इसको डिस्कस करेंगे। कार्तिकेय आप क्यों नहीं आ रहे थे बहुत दिन से? कार्तिकेय ओझा, हाँ जी कार्तिकेय। चलिए बच्चे, समझ आ गया आपको? आर्यन समझ आया, हर्ष, आर्यन, शालू विशाल, समझ आया बच्चे? चलिए अब कल करेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून।